हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वेदांक उपाध्याय और आज से हम एक नई सब्जेक्ट फार्मा को डिस्कस करेंगे। देखिए, फार्मा में बहुत सारी यूनिट है, तो हम एक एक करके सभी यूनिट्स में इंपॉर्टेंट ड्रग को डिस्कस करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रग यूज इन यूरिनरी सिस्टम। अब कौन कौन सी ड्रग होती हैं जो कि यूरिनरी सिस्टम में आती हैं? तो सबसे पहली ड्रग होती है डायूरेटिक्स, फिर होती है एंटी डायूरेटिक्स, फिर होती है हमारे पास यूरिनरी एंटीसेप्टिक, फिर आती है एसिडिफायर और एल्केलाइजर। अब इसमें से जो ये दो ड्रग है, डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये दोनों जो ड्रग है वो फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। और कंपेरेटिवली देखा जाए तो एसिडिफायर, एल्कलाइजर, यूरिनरी एंटीसेप्टिक ये कम पूछी जाती है। तो हम इस वीडियो में केवल और केवल डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स को ही डिस्कस करेंगे। बाकी यूरिनरी एंटीसेप्टिक, एसिडिफायर और एल्कलाइजर के आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक ड्रग जिसका नाम है डायूरेटिक्स। ठीक है, अब उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि एक ड्रग को जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या क्या पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोई भी ड्रग है जैसे कि डायूरेटिक्स है, तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम उसका देखेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या देखेंगे हम? उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम उसका देखेंगे क्लासिफिकेशन, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स, उसके बाद उसके यूजेस, फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि भाई हम कहाँ कहाँ इसका यूज़ नहीं कर सकते, फिर साइड इफ़ेक्ट, और लास्ट में हम देखेंगे रोल ऑफ नर्स। ये सारी चीज़ें हम एक ड्रग यानी 8 ये चीज़ें, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, उसके अलावा यूजेस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट और रोल ऑफ नर्स, हम इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायूरेटिक्स के बारे में। तो डायरेटिक्स होती क्या है? देखिए, एक ऐसी ड्रग जो कि यूरिन और सॉल्यूट के एक्सक्रीशन को बढ़ा दे उसे हम डायरेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया डायरेटिक्स? सॉल्यूट और यूरिन के एक्सक्रीशन को बढ़ाने वाली ड्रग। ठीक है, नेट्री यूरेटिक्स। आप देखो कुछ नाम दिए गए कि भाई नेट्री यूरेटिक्स, यानी आगे लग गया Na, और Na मतलब होता है सोडियम। तो जो सोडियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाए उसे हम बोलेंगे नेट्री यूरेटिक्स। और एक्वा यूरेटिक्स क्या होती है? जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन को, सॉरी एक्सक्रीशन को बढ़ाए। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ डायरेटिक्स के कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं? तो हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में और इडिमा के मैनेजमेंट में हम डायरेटिक्स का यूज़ करते हैं। और ऐसा कहा जाना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो इडिमा है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस डायरेटिक्स ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। डायूरेटिक्स है वो 3 टाइप की होती हैं ऑन अ बेसिस ऑफ देयर एफिकेसी, कि भाई वो कितनी एफिशिएंटली वर्क कर रही हैं। तो एक होगी हाई एफिकेसी, फिर मॉडरेट और फिर लो एफिकेसी। हाई एफिकेसी के डायरेक्टली एग्जांपल दिए हुए हैं। देखिए, अब मैंने इसमें कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं, 4-5 एग्जांपल है, लेकिन आपको मिनिमम 2 या 3 एग्जांपल तो लिखने ही है। ठीक है, और मैं वही एग्जांपल बताऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स है, उसमें हम एग्जांपल लिखेंगे फ्रूसिमाइड, टॉर्सिमाइड और एजोसिमाइड। ठीक है, मॉडरेट एफिकेसी डायूरेटिक्स 2 सब पार्टों में डिवाइड होती है, थियाजिड और थियाजिड लाइक। थियाजिड में हो गया क्लोरोथियाजिड और हाइड्रोक्लोरोथियाजिड। ठीक है, क्लोरोथियाजिड और हाइड्रोक्लोरोथियाजिड, नाम भी याद हो जाएगा। और थियाजिड लाइक में क्या होती है? क्लोपामाइड और जिपामाइड। ठीक है, लो एफिकेसी डायरेटिक्स की बात करें तो वो 4 सब क्लासेस में डिवाइड है। पोटेशियम स्पायरिंग, जिसके एग्जांपल है स्पायरोलैक्टोन और अमाइलोरेट्स, दोनों ही याद करने। नेक्स्ट है कार्बोनिक एनाइड्राइज्ड डायरेटिक्स, जो कि एसिटाजोलामाइड और मेथाजोलामाइड है। ठीक है, एसिटाजोलामाइड और मेथाजोलामाइड दोनों ही सिंपल से एग्जांपल है। ऑस्मेटिक डायरेटिक्स की बात करें तो मैनिटॉल, जो कि हम हॉस्पिटल में कॉमनली देखते हैं, यूरिया, ग्लिसरॉल। ठीक है, ये हो गया। फिर मिथाइल जेंथिन, इसमें आ गया थियोफाइलिन। तो ये हमारे पास उसका क्लासिफिकेशन हो गया डायरेटिक्स का। फिर हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। देखो, लास्टली ये तीनों, चाहे वो कोई सा भी टाइप हो, हाई हो, मीडियम हो या फिर लो एफिकेसी डायरेटिक्स हो, तीनों का मेन एम होगा कि एक्सक्रीशन को बढ़ाना। ठीक है, अब वो चाहे सॉल्यूट हो चाहे वो यूरिन हो। ठीक है, तीनों का एक ही एम है, यानी कि वही बात है कि डेस्टिनी सबकी सेम है पर रास्ता सब अलग अलग चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वह उसी रास्ते को हम देख लेते हैं कि क्या किसने कौन सा वाला रास्ता चूज़ किया। जैसे फ्रूसमाइड है, हाई एफिकेसी डायरेटिक्स, वो क्या करती है? सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम तीनों के जो सिम्पोर्ट है उसको ब्लॉक कर देगी। अब यदि ब्लॉक कर देगी तो यानी सिम्पोर्ट हो नहीं पाएगा, यानी मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, तो यानी वो यूरिन में ही रह जाएंगे और यूरिन के थ्रू वो एक्सक्रिएट आउट हो जाएंगे। कौन कौन? सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे थियाजिड। थियाजिड क्या करती है? डीसीटी पे जाती है। डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, नेफ्रॉन का पार्ट होता है, एक तरीके से
बाद वाला पार्ट होता है हेनलेस लूप के बाद में, ठीक है। तो वहाँ पे जाके क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी सोडियम और पोटेशियम के को ट्रांसपोर्ट को। अब यदि को ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर दिया तो वो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। ओके, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स क्या करेगी, ये एल्डोस्टेरोन से बाइंड करेगी। एल्डोस्टेरोन से बाइंड करने के बाद उसके एक्शन को क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी। अब पहली बात, एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है, तो एल्डोस्टेरोन का फंक्शन होता है कि वो सोडियम और क्लोरीन को रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, यानी उनको रीएब्जॉर्ब करवाता है। अब यदि ये बाइंड कर गई तो बाइंड करके ये क्या करेगी, उसके रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। अब यदि रीअब्जॉर्प्शन कम किया यानी कि उनका एक्सक्रीशन को बढ़ा दिया, ठीक है ये। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा, एसिटाजोलामाइड। ये एक और ड्रग होती है, ये क्या करती है, इनहिबिट करती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को। अब जो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है उसको क्या करती है, इनहिबिट कर देती है। कौन, एसिटाजोलामाइड। अब इनहिबिट कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके रीअब्जॉर्प्शन को क्या हो जाएगा, उसका रीअब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। अब यदि रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिर हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। देखिए यहाँ पे जो फार्माकोकाइनेटिक्स लिख रखी है वो थोड़ी अलग है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ADM और E। अब ए मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये एडमिनिस्ट्रेशन या एब्जॉर्प्शन किस तरह से करते हैं। तो देखो किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाता है, तो ओरली एडमिनिस्टर कर सकते हैं किसी भी ड्रग को, ठीक है। और क्या हो सकता है, आईवी के थ्रू कर सकते हैं, इंट्रावीनस, IM कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलर। तो ए में क्या लिखेंगे हम, ए में लिखेंगे हम कि कौन से रूट से हम ड्रग दे रहे हैं, ठीक है। डी मतलब हो गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू होता है, तो ब्लड के थ्रू होता है, तो इसमें हमेशा हम ब्लड लिख सकते हैं, ठीक है, हमेशा कोई भी ड्रग हो, ठीक है, कोई भी ड्रग कोई से भी सिस्टम की। तो ADM, एम मतलब क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, तो मोस्टली ड्रग होती है उनका मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में, तो ये भी फिक्स हो गया। और ई मतलब हो गया एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन किससे होता है, तो यूजुअली किडनी से होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, किडनी या फिर यूरिन, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ए मतलब एब्जॉर्प्शन, ये अलग हो सकता है, बाकी सब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है ना, क्या मेटाबॉलिज्म हो गया, और उसके अलावा एक्सक्रीशन हो गया, ये तीनों सभी ड्रग्स में सेम होता है, ठीक है। तो वही है, क्या है, ये एफिकेसी है उसका भी ओरल ओरल ओरल, ठीक है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे ब्लड लिख सकते हैं कि ब्लड के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मेटाबोलाइज लिवर के थ्रू हो रहा है, एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू हो रहा है, क्योंकि किडनी तो यूरिन बनाएगी ना, तो उसके वजह से ये एक्सक्रीट आउट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में कि क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, कि कहाँ कहाँ हम डायरेटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इडीमा में तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। ARF एक्यूट रीनल फेलियर में, सेरेब्रल एडिमा, फोर्स डायलिसिस, ओके, हाइपरटेंशन। फोर्स डायलिसिस मतलब हमें ये करना है कि हाँ उसको यूरिन पास आउट करवाना है, हमने मतलब एक तरीके से बोला है, उसको फोर्सली बोला है, ठीक है। तो फोर्स डायलिसिस में भी करवा सकते हैं। हाइपरटेंशन हो गई, हाइपरकैलेमिया हो गया, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, और डायबिटीज़ इंसाइपिडस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। डायबिटीज़ इंसाइपिडस में केवल और केवल थियाजिड जो डायरेटिक्स है उसका ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि किस किस जगह पे या फिर कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम डायरेटिक्स का यूज़ नहीं करते। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गई, एलर्जी कंडीशन हो गई, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। अच्छा, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्यों, क्योंकि देखिए पहले से ही इम्बैलेंस है और ज़्यादा एक्सक्रिएट कर दोगे तो भाई और दिक्कत हो जाएगी ना, इसीलिए गाउट्स में, लिवर डिजीज़ में क्यों, क्योंकि हम कोई भी ड्रग दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज होती है, तो लिवर और ज़्यादा डैमेज होएगा, है ना। डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। तो ठीक है, इसमें जो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन ये कॉमन है, हम हर किसी में कॉन्ट्राइंडिकेट कर सकते हैं, मतलब सारी ड्रग एक तरीके से कॉन्ट्राइंडिकेट होती है इस वक्त, ठीक है। तो ये सभी में कॉमन भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट। क्या क्या है भाई, CNS में क्या करेगी, ये डिजीनेस लाएगी और CVS में क्या करेगी, हाइपोटेंशन करेगी। अच्छा, हाइपरटेंशन में यूज़ कर रहे हैं तो साइड इफेक्ट क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन, कि भी ज़्यादा अमाउंट में दे दिया तो हाइपोटेंशन कर दिया। GI में क्या करेगी, GI अपसेट, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है। रीनल में एल्कलोसिस, हाइपोकैलेमिया, है ना। ENT में क्या कर सकती है, लॉस ऑफ हियरिंग कर सकती है और ऑटोटॉक्सिसिटी भी कर सकती है। फिर लास्ट हम बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमें लिखनी होती है। अब नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम कॉमन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 1 या 2 वीडियो बाद मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो 8 चीज़ें बताई थी ना, इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अब ये तीनों तो सभी के अलग अलग होंगे, ऐसा नहीं है कि हर किसी का सेम होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, ये कॉमन लिखी जाती है तो ये हम कर सकते हैं। यूजेज भी कई ड्रग होती है जिनके कॉमन होते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत सारी हैं जो कॉमन है, ठीक है। साइड इफेक्ट भी बहुत सारे होते हैं जो कॉमन होते हैं, और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कॉमन होती है, ठीक है। तो इन सभी पे एक आपको PDF या वीडियो मिल जाएगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। ठीक है, एडमिनिस्टर ड्रग बाय करेक्ट रूट, हमेशा करेक्ट रूट से एडमिनिस्टर करना है, जैसे कि जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है। आइडेंटिफिकेशन डाटा चेक करना है, ठीक है, थेरेपेटिक एक्शन चेक करना है, साइड इफेक्ट को भी असेस करना है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ के अवॉइड गिविंग पोटेशियम रिच डाइट, हमें पोटेशियम रिच डाइट नहीं देनी है, अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक है, इसे हमें याद करना ही करना है। ठीक है, आईओ चार्ट मेंटेन करना है, और हमेशा यदि हो सके जितना तो डे टाइम पे दें हम डायबिटिक्स, क्योंकि नाइट टाइम पे पर्सन सोएगा तो डायबिटिक्स क्या होगी, उसका यूरिन आउटपुट बढ़ाएगी, तो उसे बार बार अपनी नींद खराब करनी पड़ेगी, यानी उसका स्लीप पैटर्न है जो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमें वाइटल्स चेक करने हैं और पेशेंट को साइड इफेक्ट के बारे में एजुकेट भी करना है कि पेशेंट के भाई थोड़ी सी है ना ऐसा डिजीनेस सी आ रही है, तो पेशेंट कह रहे हैं मुझे तो बीमारी और कर दी इन्होंने, कि नहीं भाई ये साइड इफेक्ट है और हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम दूसरी ड्रग जिसे हम एंटी डायरेटिक्स बोलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, अभी हमने डायरेटिक्स पढ़ी, तो एंटी का मतलब अपोजिट में, तो यानी डायरेटिक्स के अपोजिट में जो वर्क करेगी उसे हम एंटी डायरेटिक्स बोलेंगे। ठीक है, डायरेटिक्स क्या करती हैं, सोडियम पोटेशियम यानी कि सॉल्यूट है या फिर यूरिन है उसके एक्सक्रिएशन को बढ़ाती है। तो एंटी यानी अगेंस्ट में वर्क करने वाली ड्रग क्या करेगी, कम करेगी। तो बस वही लिखा हुआ है कि एंटी डायरेटिक्स इज अ सब्सटेंस दैट हेल्प टू कंट्रोल फ्लूइड वॉल्यूम इन आवर बॉडी बाय रिड्यूसिंग यूरिनेशन, यानी अपोजिंग डायूरेसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी डायरेटिक्स डिक्रीज यूरिन वॉल्यूम, ये यूरिन वॉल्यूम को कम करती है, पर्टिकुलरली गिवन इन डायबिटीज इंसाइपिडस। ठीक है, डायबिटीज़ इंसाइपिडस में ये ड्रग ऑफ चॉइस भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। तो एडीएच एनालॉग हो गया, ठीक है, थियाजिड हो गई और मिस्केलिनियस होगी। एडीएच और उसके एनालॉग में सबसे इंपॉर्टेंट है वैसोप्रेसिन और उसके अलावा टेलीप्रेसिन, ये दो हम याद रखेंगे। ठीक है, थियाजिड में एमिलोडेट्स हो गया। ठीक है, मिस्केलिनियस में कौन कौन सी गई, क्लोरोप्रोपामाइड हो गया, उसके अलावा कार्बामेजापिन भी हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि किस तरह से ये काम करती है। अब देखो, एडीएच है या फिर उसके एनालॉग है, सबसे ज़्यादा हम एडीएच का यूज़ करते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, दो जगह काम करेगा। एक तो कलेक्टिंग डक्ट, नेफ्रॉन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसके हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ पे जाके काम करेगा। अब वहाँ पे जाके क्या करेगा, वाटर की परमिएबिलिटी को बढ़ा देगा। अब परमिएबिलिटी बढ़ गई तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो ल्यूमेन में जो वाटर था यानी यहाँ पे जो पानी था, इसको इंटरस्टीशियम स्पेस में ये ट्रांसफर करवा देगा क्योंकि वाटर की परमिएबिलिटी बढ़ा दी। अच्छा, अब यदि ये बाहर निकाल दिया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यूरिन तो बनेगा ही नहीं, तो यूरिन का फॉर्मेशन प्रिवेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से डायूरेसिस का अपोजिशन या उसके अगेंस्ट में वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका एक एक्शन कि एक तो इस तरह से जा सकता है, या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि एडीएच है वो V1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो वासा रेक्टा उसको क्या कर देगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा। अब यदि उसको कंस्ट्रिक्ट कर दिया तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, और ब्लड फ्लो कम हुआ यानी ब्लड ही कम आ रहा है तो GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट वो भी कम हो जाएगी, और यदि वो कम हुई तो उसकी वजह से यूरिन फॉर्मेशन है वो भी प्रिवेंट हो जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म हो गया। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो डायबिटीज़ इंसाइपिडस, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, नॉक्चुरल एन्यूरिसिस और रेडियोग्राफी के पहले भी हम इसको देते हैं। ठीक है, और रीनल कंसंट्रेशन टेस्ट में भी हम इसको देते हैं। फिर हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। मैंने बोला था ADME, ए मतलब कौन से रूट से दे सकते हैं, IM IVSC सबक्यूटेनियस, कोई से भी रूट से दे सकते हैं। ओरली नहीं दी जाती क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कर दी जाती है ट्रिप्सिन के द्वारा। ट्रिप्सिन क्या होता है, ट्रिप्सिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो हम यदि ओरल देंगे तो ट्रिप्सिन उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। D मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ये टाइम लिख रखा है बट इसकी जगह हम ब्लड भी लिख सकते हैं डायरेक्टली कि ब्लड के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। फिर मेटाबोलाइज होती है लीवर में, और E मतलब एक्सक्रिएट होती है यूरिन में। तो आदमी ADME। ठीक है, हमें आदमी याद रखना है फार्माकोकाइनेटिक्स में। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन में बात की जाए तो हाइपर सेंसिटिविटी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, हाइपरटेंशन हो जाए, पॉलीडिप्सिया और नेफ्राइटिस इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। अब भाई जब डायरेटिक ट्रीटमेंट चल रहा हो तब तो एंटी डायरेटिक देंगे तो भाई हमारे ट्रीटमेंट का ही हम ही अपोजिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी दिक्कत हो जाएगी। इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन उसमें भी हम नहीं देते हैं। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट की बात करें तो देखो, नेजल इरिटेशन कर सकता है, नोजिया कर सकता है, वॉमिटिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो कर सकता है। उसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प्स ला सकता है, बैक पेन, इडीमा और अल्सरेशन भी हो सकता है। देखो, अब इडीमा क्यों कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ अभी देखा था थोड़ी देर पहले, कहाँ पे, ये रहा, वाटर की परमिएबिलिटी को बढ़ा रहा है, यानी कि ब्लड वेसल की जगह वो कहाँ ला रहा है, इंटरस्टीमियम स्पेस में ला रहा है। अब उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यानी एक तरीके से
जो हमारा स्पेस होता है सेल्स के अंदर, इंटरस्टीमियम स्पेस, उसमें वो वाटर को ले आएगा, यानी एक तरीके से डिफ्यूज़ करवा देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आ सकती है, या जिसे हम एडिमा बोलते हैं। ठीक है, ये इसका साइड इफेक्ट हो गया। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस चेक करना, नेजल इरिटेशन को चेक करना, हाइपोकैलेमिया, आईओ चार्ट मेंटेन करना। ठीक है, और शुड नॉट गिवन ओरली, ओरली नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते, क्योंकि ट्रिप्सिन उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, और एग्जामिन आईवी साइट फॉर द पेन और रेडनेस। ठीक है, हमने जहाँ पे उसको दिया है आईवी इंट्रावीनसली, जैसे मान लो यहाँ पे हमने इंट्रावीनसली उसको डाला, तो हम क्या करेंगे, उस साइट को चेक करेंगे पेन के लिए और रेडनेस के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। अब इसके बाद जैसे ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, ठीक है, इसमें भी हमने लिख रखा है, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन ये ड्रग इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, तो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर लेक्चर्स। थैंक यू।